वॉरेन बुफे का एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यही एक एग्जांपल आज आपके सामने लेके आया हूं। बहुत जबरदस्त आईपीओ आने वाला है ओला इलेक्ट्रिक का। उसकी पूरी चीरफाड़ करेंगे, समझेंगे कि क्या आपको उस आईपीओ में पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। पर यह बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड आईएआरए नहीं हूं, तो मेरी बात को एकेडमिक नॉलेज के हिसाब से लेना। मैं फाइनेंस के एंगल से आपको ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बताऊंगा, बिजनेस के एंगल से बताऊंगा, पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है कि नहीं, ये आपकी चॉइस होगी। नमस्कार, मैं हूं संजय कथुरी, आपका बिजनेस एंड फाइनेंस कोच, प्रॉफिट्स फर्स्ट का फाउंडर। और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक, जो अपना आईपीओ लेके आ रहा है। फर्स्ट थिंग याद रखना, ओला इलेक्ट्रिक और ओला कैब्स दो अलग कंपनी है। ओला कैब्स वो वाली कंपनी है जिसपे आप अपनी ऐप पे ओला की कैब बुक करते हो और जाते हो। ओला इलेक्ट्रिक वो कंपनी है जो अपना स्कूटर लेके आई थी और बहुत फेमस हुई थी क्योंकि उसकी स्कूटर में आग लगने लग गई थी। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई। जब वो अपना स्कूटर लेके आया तो उन्होंने पहले बताया कि हम अभी सितंबर में लेके आएंगे, फिर अक्टूबर में लेके आएंगे, फिर दिसंबर में लेके आएंगे। बहुत हाई हाई हुई, लोग उसके धरना देने पहुंच गए, पर उन्होंने टाइमली डिलीवरी नहीं की। फिर अंत में 2021 के एंड के आसपास, दिसंबर एंड के आसपास आते हुए उन्होंने डिलीवरी करी और उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई गई, जिसको मैनेजमेंट ने ठीक से एक्नॉलेज भी नहीं किया। थोड़ा एरोगेंट रही मैनेजमेंट उसके बारे में। वही ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है। ये कंपनी बनी थी 2017 में। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सारी चीजें हुई, कहां से ये कंपनी आई। और ये बनाई है भावेश अग्रवाल ने, जो एक सेलिब्रेटेड इंडियन एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने 3 कंपनी बनाई और तीनों ही जो है वो यूनिकॉर्न हो गई। सबसे पहले ओला कैब्स बनाई थी, वो भी यूनिकॉर्न हो गई। उसके बाद उन्होंने बनाई ओला इलेक्ट्रिक, वो भी यूनिकॉर्न हो गई। और तीसरी बनाई एआई बेस्ड कंपनी कृत्रिम, जो भी एक यूनिकॉर्न हो गई। तो क्या है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इनका समझ नहीं आता, इनका मूड क्या है, तो जहां देखते हैं वहीं चल पड़ते हैं और कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बीच में उन्होंने एक फूड पैंडा करके भी ऐप खरीद ली थी $200 मिलियन की, पर वो फिर कंपनी बंद हो गई। भावेश अग्रवाल की एक बात मानने वाली है, भाई अपना आइडिया जो है ना, इन्वेस्टर्स को जबरदस्त तरीके से पिच करते हैं। उनकी सेल्स पिच, उनका कन्विक्शन जो है इतना जबरदस्त है कि उनको इंडिया का इलॉन मस्क कहा जाता है। उन्होंने 25 राउंड में ओला कैब्स में $3.94 बिलियन, यानी कि मोटा मोटी 32,000 करोड़ रुपए रेस किए हैं 25 राउंड के अंदर, और आज भी वो उस कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक, जिसका आईपीओ हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसपे क्या क्या चीजें हैं, क्या बड़े रेड फ्लैग्स हैं, कहां पे जो है निवेशक को ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक नहीं, जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें आईपीओ के लिए, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लेके आ रहा है 6,145 करोड़। बिफोर आई गो टू ओला इलेक्ट्रिक, मैं आपको बेसिकली समझाता हूं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम सजेस्ट करता है कि पहली बार जो कंपनी है मार्केट में आ रही है, जनता के पास आ रही है, अपना झोला फैला रही है और बोल रही है देखो जी हम एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ और जुड़ के जो है आप हमें पैसे दो, हम उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, इस कंपनी को ग्रो करेंगे। जितनी कंपनियां आज तक लिस्ट हुई हैं इंडियन एक्सचेंजेस पे, सबने अपने अपने आईपीओ लेके आए हैं, चाहे वो विप्रो हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, जो भी कंपनी लिस्ट हुई है सब अपना आईपीओ लेके आई है। इसी तरीके से ओला इलेक्ट्रिक अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब हम इक्विटी में 2 टर्म्स को समझेंगे जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला है फ्रेश इशू और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। इसको बहुत आराम से समझिएगा कि समझिए एक कंपनी है, वो कह रही है कि भाई मुझे कंपनी के लिए ग्रोथ करनी है, कंपनी में ग्रोथ चाहिए, तो मुझे कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो इसे कहते हैं फ्रेश इशू। यानी कि जो पैसा है वो प्रमोटर के पास, मालिक के पास नहीं जाता। जो पैसा आप लगाते हो वो जाता है कंपनी के पास। और ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल होता है जब एक मालिक बोलता है सुनो जी मैंने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया है, मैं बहुत साल से मेहनत कर रहा हूं, इस बड़े बिजनेस को मैंने विशाल बना दिया है, मेरे को कुछ पैसे अपनी जेब में चाहिए, मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं कंपनी के। तो आप क्या करते हो, वो लेके आता है आपके लिए ऑफर फॉर सेल, और आप जो पैसे देते हो वो ओनर के बैंक अकाउंट में जाते हैं, ओनर के बैंक अकाउंट में जाते हैं। यहां पे फ्रेश इशू में कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो बड़ा सिंपल याद रखिएगा, फ्रेश इशू का मतलब होता है कि आपका दिया हुआ पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जा रहा है, और ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है आपका दिया हुआ पैसा मालिक की जेब में आ रहा है, यानी मालिक अपना शेयर छुट्टा कर रहा है, बोल रहा है भाई बहुत मेहनत कर ली, कुछ पैसे मैं भी निकाल लूं। तो ये दोनों चीजें याद रखना। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो ग्रोथ करना चाहती है उसमें पैसा फ्रेश इशू से आना चाहिए। ऑफर फॉर सेल इज अ रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ऑफर फॉर सेल और खासकर एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको लगता है रेड फ्लैग है यानी कि ये ऐसी चीज है जो एक
इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रेड फ्लैग लिख लो, मुझे समझ आ जाएगा कि आप भी चाहते हो कि जिस कंपनी का फायदा अभी तक नहीं हुआ, जिस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया, सेबी को उसके प्रमोटर्स को ऑफर फॉर सेल अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये आप पहली चीज मुझे बताओ कि आप कमेंट बॉक्स में इस बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो अब जब मैंने आपको समझा दिया है कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है, फ्रेश इक्विटी क्या होता है, आइए समझते हैं ओला क्या कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लेके आ रहा है 6145 करोड़, यानी आप लोगों से वो 6145 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसमें से 5500 करोड़ रुपए जो है वो है फ्रेश इशू। ये देखिए, ये क्लियर लिखा हुआ है, जो मैंने दो शब्द आपको बताए थे कि इशू ऑफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू जो है वो 5500 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 650 करोड़ के आसपास का है, 645 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो यानी कंपनी के जो मालिक है, चाहे वो भाविश अग्रवाल हो, अभी वो भी मैं बताऊंगा कितना कितना कौन लेके जाएगा, तो चाहे वो भाविश अग्रवाल हो या दूसरे इन्वेस्टर्स हो जो शुरू में कंपनी से जुड़े थे, वो लोग आज कितना कितना पैसा लेके जा रहे हैं ये भी इनको बताना पड़ता है। देखिए, अभी मैं खोलने वाला हूं कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि कंपनी की जन्म कुंडली, जब से कंपनी पैदा हुई है तब से लेके आज तक कंपनी की क्या स्थिति रही है, कंपनी को क्या रिस्क है, कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है, लॉस बनाती है, कितना रेवेन्यू क्या करती है, पैसा क्या जो लेगी उसका क्या करेगी, ये सारी चीजें जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता है। तो आज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को साथ रखते हुए हम इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। पर सिंपल सी बात है कि भाई उन्होंने कह दिया 5500 करोड़ तो हमें धंधे के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं कि भाई 5500 करोड़ रुपए बिजनेस में जाएंगे। पर ये क्या कर दिया, ये 650 करोड़ रुपए किस बात के हैं भाई? पहले कंपनी को प्रॉफिटेबल तो करें, जरा कंपनी के बैलेंस शीट तो देखें। अगली चीज वो कहते हैं कि 2 तारीख को सब्सक्रिप्शन खुलेगा, 6 अगस्त तक चलेगा। आज जब ये शूट हो रही है वीडियो, तो ये सैटरडे है, यानी कि ये 3 अगस्त है, पब्लिश होगी 4 अगस्त को, तो फिर भी 2 दिन बचे होंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी तक सब्सक्राइब कितना हुआ है। 72 से 76 रुपए का एक शेयर रखा जाएगा। ये ना, लोग जब शेयर प्राइस 72, 76, 100 से नीचे रखते हैं ना, ये आपकी मानसिकता के साथ खेलते हैं। ये मानसिकता के साथ क्या खेलते हैं कि भाई अरे 72 रुपए का तो शेयर है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, 76 रुपए का तो शेयर है, ये तो बहुत सस्ता शेयर है। अरे हमें सस्ता महंगा प्राइस से नहीं पता चलता, हमें सस्ता महंगा पता चलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। और ओला आईपीओ जो आ रहा है वो करीबन करीबन 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रहा है। भाई ये सुन के चकरा जाओगे, और अब ज्यादा चकराओगे जब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखोगे। तो आगे आते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक मिनिमम शेयर्स कितना लेना है, और इसमें एम्प्लॉइज के लिए भी करीबन 8 लाख 7,97,000 शेयर्स जो है वो रखे हुए हैं। ये सारी उसकी डिटेल्स है जो आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। पर इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसमें क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यानी जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको 30% दिया गया है, एचएनआईज को 15% दिया गया है, रिटेल को 10% दिया गया, मतलब जितना पैसा लेंगे उसमें से 10% रिटेल से लेंगे, मतलब आपके मेरे जैसे लोगों से लेंगे। और एम्प्लॉइज के लिए 0.1% का कोटा रखा गया है, जिसमें उनको 10% का डिस्काउंट यानी 7 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ये देखिए लिखा है ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ ₹7 टू द इश्यू प्राइस, यानी 7 रुपए सस्ते में इंप्लॉइज को मिलेगा। तो ये अभी एक ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का बेसिक ओवरव्यू है। तो आइए देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में कोई करंट है भी कि नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुस निकल गया और बैटरी चली ही नहीं इसकी। तो मैंने जो बात बताई थी, इसमें ऑफर फॉर सेल यानी जो मालिक लोग हैं वो अपनी जेब में लेके जा रहे हैं 650 करोड़ रुपए, और उसमें से सबसे पहले भाविश अग्रवाल और इंडस ट्रस्ट। भाविश अग्रवाल और इंडस ट्रस्ट मतलब दोनों प्रमोटर हैं, प्रमोटर यानी मालिक हैं कंपनी के। इसके नीचे जितने हैं ये सारे इन्वेस्टर हैं। अब आप देखेंगे भाविश जो है 3 करोड़ 80 लाख शेयर बेच रहे हैं, और इंडस ट्रस्ट जो भाविश की ट्रस्ट है वो 42 लाख शेयर बेच रही है। मोटा मोटी दोनों मिला के 4 करोड़ 20 लाख शेयर बेच रहे हैं। एक शेयर 70 रुपए के आसपास बिक रहा है। तो भाइयों मल्टीप्लिकेशन करो और आपको आंसर मिलेगा करीबन 300 करोड़ रुपए, यानी 650 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए श्री भाविश अग्रवाल जी की जेब में आने वाले हैं इस आईपीओ के माध्यम से। अब ये प्रॉफिट कर रही है कंपनी, नहीं कर रही है, वो भाड़ में गई बातें, पर मालिक तो आपका 300 करोड़ रुपए लेकर निकल लेगा इसमें। ठीक है, निकल तो नहीं लेगा, पर एटलीस्ट 300 करोड़ रुपए जेब में भर के अपना बंगला गाड़ी, जैसे भी दीपेंद्र गोयल ने पीछे बेंटली खरीद ली, फरारी खरीद ली, बहुत कुछ खरीद लिया, एस्टन मार्टिन खरीद ली, बड़ा बंगला खरीद लिया। तो ये प्रमोटर की जेब में जब पैसा जाता है तो प्रमोटर उससे जो चाहे वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था कंपनी बनी थी 2017 में। कभी भी आपको किसी कंपनी कब बनी है उसकी अगर पता करना हो तो उसके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में ये 4 डिजिट देख लो। ये 4 डिजिट जो है आपको बता देते हैं कि ये कंपनी कौन से साल में बनी थी। तो बड़ा सिंपल है, आपके सामने है, 2017 में ये कंपनी बनी थी।
अगर आप देखेंगे भावेश अग्रवाल के कंपनी में 37% के आसपास की स्टेक है। उनके पास 136 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से करीबन वो 4.25 करोड़ शेयर अभी बेच रहे हैं। बाकी और शेयर होल्डर्स जो हैं उनके बारे में भी लिखा गया है कि उनके पास कितने कितने शेयर्स है। ये इंडस ट्रस्ट जो है वो उसके पास भी 14 करोड़ 19 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से आपने देखा था वो करीबन 60-70 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। अब आते हैं इस कंपनी ने कोई प्रॉफिट बनाया है कि नहीं बनाया, संजय जी ये तो बता दो। तो इस कंपनी ने 2022 में, ये 2022 का नंबर है, करीबन 456 करोड़ रुपए की सेल करी थी और उस 456 करोड़ रुपए पे 784 करोड़ रुपए का लॉस किया था। तो 456 करोड़ की सेल और 784 करोड़ का नुकसान माइनस सेकेंड ईयर में, अगले ईयर 2023 में आते आते इन्होंने 2782 करोड़ रुपए की सेल करी, पर भाई लोगों ने 1472 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो यानी 2782 करोड़ की सेल और 1472 करोड़ का लॉस। और इस साल FY24 में 31 मार्च 2024 तक 5243 करोड़ की सेल करी और 1584 करोड़ का लॉस किया। यानी 5243 की सेल और 1584 करोड़ का लॉस। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सेल बढ़ रही है तो लॉस कम हो रहा है, सेल बढ़ रही है तो लॉस बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अभी भी बिजनेस में वायबिलिटी नहीं आई है, अभी भी कंपनी लॉसेस में चल रही है और अभी सिर्फ रेवेन्यू के ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने अपना स्कूटर लॉन्च किया था 2021 में, तो इन्होंने बोला था कि हमारा स्कूटर बेस्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी ये है वो है, उसमें डेटा आएगा, सब कुछ होगा और गिगा फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री। आपको याद होगा भावेश अग्रवाल की बहुत वीडियोस आई थी कि उन्होंने जो है वो उसकी छत पे खड़े होकर कुछ वीडियोस करी थी। तो सब लोग कहते थे ये भी हमारे इलॉन मस्क की तरह एकदम मैवरिक है और ये भी कुछ बहुत बड़ा करेंगे। तो बड़ा तो वो कर रहे हैं पर सस्टेनेबली बड़ा नहीं कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉसेस का क्वांटम भी बढ़ते जा रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी रिस्की है। इसका रिवर्सल कब होगा वो अभी हमें दिख रहा नहीं है। प्रोडक्ट का एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट का भी मार्केट फिट जबरदस्त नहीं हुआ था, क्योंकि जब पहली बार इनका प्रोडक्ट आया तो बिका तो बहुत था क्योंकि इन्होंने हाइप बना दी थी, पर उसके बाद कस्टमर के रिव्यूज बहुत खराब थे, वो जलने भी लग गया था और बहुत इश्यूज हुए उसमें, कभी कभी वो अचानक बंद पड़ जाता था। तो ये सारी कंप्लेंट्स आई, बट उसको भी मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया, पर बाद में जाके उन्होंने मॉडल चेंज किया और उस मॉडल को चेंज के बाद थोड़ा सा इनका जो इशू है रिजॉल्व हुआ। हमें ना दोस्तों याद रखना, जब भी कोई कंपनी आईपीओ के लिए आती है ना, उसको यह बताना पड़ता है कि उसके बिजनेस मॉडल में क्या क्या रिस्क हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पे वो कंपनी फेल हो सकती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटेलिजेंस आएगी कि कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से और मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उस कंपनी पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो आइए ओला की भाषा में ही समझेंगे सब कुछ। ओला ने जो दिया है उसी को स्टडी करेंगे और उसी के हिसाब से समझेंगे। वो सबसे पहला रिस्क कहते हैं वी इंक्लूडिंग आवर मटेरियल सब्सिडरीज, यानी हमारी सारी कंपनियां मिला के जो है हैव इंकर्ड लॉसेस एंड नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सिंस इंसेप्शन, यानी जब से हम पैदा हुए हैं भाई लोग तब से हमने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया है। और उन्होंने ये नीचे जता दिया है कि ये सारे उनके लॉसेस थे, यहां 784 करोड़ का लॉस, यहां 1472 करोड़ का लॉस और यहां 1584 करोड़ रुपीस का लॉस। तो इन्होंने लॉस ही किया है और ये बात इन्होंने खुद एक्नॉलेज की है। अब ये सुनकर ना आपको बहुत हंसी आने वाली है, पर इनको बताना पड़ता है भाई, सेबी का रेगुलेशन है कि वी हैव अ लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री, यानी हम बच्चे हैं, छोटे हैं और इन मैन्युफैक्चरिंग ईवीज देयर इज नो अश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है दैट वी विल बी कॉस्ट इफेक्टिव इन आवर ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे और आगे जाके भी हम प्रॉफिटेबल होंगे। अभी तक पैदा होने से आज तक तो लॉस कर ही रहे थे, उसके बाद हो सकता है कि आगे भी लॉस करेंगे, हम चाहे होल्डिंग कंपनी लेवल पे या सब्सिडरी लेवल पे, यानी कि छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे हो सकता है हम कभी भी प्रॉफिट ना करें। ये मैं नहीं, ओला इलेक्ट्रिक कह रहा है। देखो तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि हम जब कंपनी चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है। तो पहले साल उनके रेवेन्यू का, ये देखिए, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, यानी धंधे से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कितना परसेंट आरएनडी में जा रहा है। तो पहले साल तो 47% था, दूसरे साल 19% था, तीसरे साल 7.69% है। वो खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा अभी भी हमारा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जैसे फार्मा में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, ड्रग पे जा रहा है पैसा पैसा पैसा, कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा किसकी गारंटी नहीं होती। तो ये जो 380-85 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया, कोई नए टेक्नोलॉजी पे कर दिया, कोई नई कार
कार पे कर दिया, अब ये कह रहे हैं हम आगे जाके कार भी लेके आएंगे, हम बाइक भी लेके आएंगे, ये सब करेंगे, तो ये सब पे जो पैसा जा रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई रिटर्न आएंगे इसके। तो आपसे और मेरे से पैसा लेके हो सकता है ये R&D में डाले और उसका कोई रिटर्न ना है, तो ये भी एक रिस्क है जो इन्होंने मेंशन किया, वी हेवीली इन्वेस्ट इन एंड प्लान टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला रिस्क जो ये कह रहे हैं कि वी कुड एक्सपीरियंस डिसरप्शंस इन द सप्लाई चेन और एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हिच कुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंपैक्ट आवर प्रोजेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी टाइमलाइंस। यानी कि अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला चाइना से, क्योंकि इनका मटेरियल जो है वो चाइना से आता है, तो अगर चाइना से इनका डिसरप्शन हो गया, कोई इंडिया चाइना वॉर हो गई, कुछ इशू हो गया, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आप ये देखें कि इनका जो परसेंटेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 70%, यानी कि रेवेन्यू का 70% तो वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं। अचानक से अगर ये बंद हो गया तो कंपनी के लिए नुकसान हो सकता है। उस 70% का ब्रेकअप इन्होंने दिया हुआ है कि सेल में कितना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, ये सब हमें देखने की इतनी खास जरूरत नहीं है भाई लोग। अब जो मैं रिस्क बताने जा रहा हूं ना, नंबर्स के साथ बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं एनी रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और इनएलिजिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ आवर व्हीकल्स फॉर सच इंसेंटिव्स वुड इंक्रीज द रिटेल प्राइस। गवर्नमेंट इनको बहुत इंसेंटिव्स देती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो जैसे ही कम होता है तो इनको नुकसान होता है। कैसे होता है, इन्होंने उदाहरण भी दिया है। इन्होंने कहा है कि करीबन करीबन, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, इन्होंने कहा है कि जो इनकी सब्सिडी थी, फॉर एग्जांपल परसुएंट टू अ नोटिफिकेशन डेटेड 19 मई 2023, द कैप ऑन इंसेंटिव सब्सिडीज वो स्केल बैक फ्रॉम 40 टू 15%। पहले जो सब्सिडी इनको 40% मिलती थी वो 15% मिलने लगी, जिस वजह से जो इनका स्कूटर था वो 22,000 रुपए से लेके 37,000 रुपए तक पर पीस महंगा हो गया। सोचो, जो पूरा ही स्कूटर 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास है, वो 30,000 महंगा हो गया, यानी कि 20-22% महंगा हो गया, जिस वजह से इनका जो ऑर्डर्स है वो 58% गिर गया। यानी कि जैसे ही इंसेंटिव कम हुए, ऑर्डर आधे से भी ज्यादा कम हो गए। यानी पहले अगर 100 स्कूटर का ऑर्डर आता था तो 42 स्कूटर का ऑर्डर रह गया। भाई ये बहुत बड़ा रिस्क है, कल को अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म कर दी ना तो वहीं लग जाएगी वाट। अब सिमिलर लाइंस पे वो कह रहे हैं कि अगर हमारे व्हीकल्स इनएलिजिबल हो गया EMPS 24 सब्सिडी के लिए, तो फिर भी हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिडीज कम हो जाएंगी, जिस वजह से फिर से हमारी सेल्स कम हो सकती है और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ सकता है। और उसकी डिटेल इन्होंने इसमें दी हुई है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि इनका गवर्नमेंट का इनके इंडस्ट्री पे बहुत मेजर थ्रेट रहने वाला है। जब गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज को पुल आउट किया तो भाई लोग की बैंड बच सकती है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। उसके अलावा इनको ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है PLI स्कीम, ऑटोमोबाइल PLI स्कीम में इन्होंने अप्लाई किया, जिसमें इनको टारगेट्स मिले हुए हैं। अगर इन्होंने वो टारगेट्स अचीव नहीं किए तो इनकी PLI खींची जा सकती है कि 5 years फ्रॉम द कमिशनिंग डेट ऑफ द 5 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ ओला फैक्ट्री, मतलब 5 साल के अंदर इनको 5 गीगावाट हर्ट्ज की कैपेसिटी क्रिएट करनी है। अगर ये नहीं कर पाए, यानी 2022 से लेकर 2027 तक अगर ये नहीं कर पाए, तो इनके जो है वो खींच लिए जाएंगे, इंसेंटिव्स खींच लिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स इनको दिए हुए हैं सरकार ने, और उस वजह से जो है उनका अगर उन्होंने फुलफिल नहीं किए उन टारगेट्स को, तो वहां पे भी इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वापस हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंटेंड कर रहे हैं 16,000 मिलियन यानी 1600 करोड़ रुपया जो हमारे को आप लोग दोगे IPO में से, तो 1600 करोड़ रुपए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए डालेंगे, जिसमें हमें यह नहीं पता कि फाइनली हमारे साथ क्या होगा, जिसमें हमें यह नहीं पता कि हमारे साथ फाइनली क्या होगा। तो वो 1600 करोड़ कहां कहां डालेंगे उससे हमारे को इतना ये नहीं है। उसके अलावा 1276 करोड़ से हम अपनी केपेक्स बढ़ाएंगे, यानी अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करेंगे। जो आप हमारे को पैसा दोगे उससे 1227 करोड़ 1227 करोड़ रुपीस से हम अपनी जो है फैक्ट्री को और बड़ा कर देंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि क्या क्या उनके रिस्क हो सकते हैं, जिससे उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब ये देखो, in case of any failure to achieve the agreed upon capacity each year as prescribed by government under the cell PLI scheme and the programmer agreement, the government of India has the right to deduct twice the shortfall in the committed capacity from the total subsidy payable। यानी कि अगर इन्होंने टारगेट्स अचीव नहीं किए तो सरकार 2 बार इन पे पेनल्टी डाल सकती है, दुगना पेनल्टी, दुगना लगान ले लेगी सरकार इनसे। तो दोस्तों ये कुछ रिस्क थे जो मैं आपको बताना चाहता था, पर अब और भी कुछ रिस्क हैं जो आपको समझने जरूरी है। पहली बात तो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरी बात है इसका जो एम्प्लॉय चर्न है, यानी कि इसमें जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो 47% लोगों का एट्रिशन है साल में, 47% का। जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, इन्फोसिस का ये नंबर करीबन
करीबन 17-18% है, और पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जहां सबसे ज्यादा चर्न होता है वो 20% है। और इसका रीजन ये बताया जाता है कि जो फाउंडर हैं वो थोड़े एसेंट्रिक हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं। बीच में बहुत बड़ा आर्टिकल भी उनके लिए छपा था कि कैसे वो रात रात मीटिंग्स लेते हैं, संडे को टीम को बुलाते हैं, 6-6 घंटा वेट कराते हैं। तो बहुत अजीबोगरीब सी हरकतें होती है वहां पे, जिस वजह से टीम्स बहुत तेजी से चर्न होती है। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का भी कंप्लेन सुनने मिला है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से ये स्केल करना चाहते हैं, जिस हिसाब से ये वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, जिस हिसाब से इनके लॉसेस चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी रिस्की वेंचर हो सकता है कि जहां पे लोग इन्वेस्ट करें। देखिए, बहुत बड़े बड़े जायंट्स अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बजाज अभी पिक्चर में नहीं आया, टाटा धीरे धीरे आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि एडॉप्शन कैसे होगा, क्या होगा। वो अलग बात है कि ओला का मार्केट शेयर अच्छा है, 50% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है, बट जैसे ही नए प्लेयर्स कूदेंगे तो इन पे बहुत मैसिव प्रेशर आएगा। दोस्तों, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो इनकी बोरोइंग्स हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 2022 में इन पे 750 करोड़ का लोन था, जो अभी इन पे 2390 करोड़ के आसपास का लोन है। यानी कि लोन भी बढ़ते जा रहा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ली है, और अब हमसे भी पैसा लेने जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा करेंगे इसमें से। अब अगला प्रश्न है, जो ये पैसे हमसे 5500 करोड़ रुपए लेंगे कंपनी के अंदर, जो फ्रेश इश्यू करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे? तो ये केपेक्स करेंगे 1227 करोड़ का, जो एग्जिस्टिंग लोन्स है उनको रीपे करेंगे करीबन 800 करोड़ का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालेंगे 1600 करोड़, और एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स करीबन 350 करोड़ रुपए। तो ये इनका खर्चा करने का तरीका, जो हमसे पैसे लेंगे वो इस चीजों में डालेंगे। अब एक चीज बड़ी हैरान करने वाली है, वो हैरान करने वाली चीज ये है कि भाई ये कंपनी लॉस में है। लॉस होने के बाद वो 650 करोड़ रुपए जो है प्रमोटर अपने लिए रख रहे हैं, अपनी जेब भरेंगे। उसके बावजूद भी मिस्टर भावेश अग्रवाल की सैलरी जो है, एज पर बोर्ड एंड शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स, कितनी है? ये मिलियन है, यानी कि अगर इसको करोड़ करना है तो एक जीरो कम कर देंगे। उनकी बेस पे है 60 मिलियन, यानी कि 6 करोड़ रुपए, और उनकी वेरिएबल पे है 30 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ रुपए। यानी मिस्टर भावेश अग्रवाल सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक से, अभी हमें नहीं पता ओला कैब से वो कितना लेते हैं, पर ओला इलेक्ट्रिक से 9 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेने वाले हैं। 6 करोड़ बेसिक सैलरी, यानी 50 लाख रुपया महीना, यानी दिन का 1.25 लाख रुपए के आसपास की उनकी तनख्वाह होने वाली है। हम में से काफी लोगों की तो वो महीने की भी नहीं होती है, पर चलो ठीक है भाई, फाउंडर है, बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर है। तो 9 करोड़ रुपए की तनख्वाह है, 650 करोड़ रुपए का उनको प्रोसीड्स मिलेगा, जो सारे प्रमोटर्स के बीच में बटेगा, और उसके अलावा कंपनी जो है वो लॉस में है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक एनालिसिस मैंने आपको ओला इलेक्ट्रिक की करके दी। क्या उसके रिस्क हैं, एक आईपीओ होता क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आईपीओ जो देश में आता है, सेबी बहुत टेंशन में रहती है कि भाई फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। भाई, अगर कोई आईपीओ आ रहा है और अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए ऑफर फॉर सेल अलाउ ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ नया पैसा अलाउ करना चाहिए, और फाउंडर की सैलरी को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्योंकि अब उसके पास क्या इंसेंटिव है? वो तो 9 करोड़ रुपए बना रहा है, वो 300 करोड़ रुपए लेके जा रहा है, तो उसके इंसेंटिव कम हो रहे हैं कि वो कीप ऑन परफॉर्मिंग करता रहे, बार बार परफॉर्म करता रहे। आपका मेरा जनता का पैसा लगेगा। तो आप लोग अब डिसाइड करिए, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। एक डेटा पॉइंट और दिखाऊंगा, ये 2 तारीख को शाम को अपडेट हुआ है, जो अपडेट हुआ है कि कितने लोगों ने बिड कर दिया है, ओला इलेक्ट्रिक का है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, उनको 25 करोड़ 22 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। अभी तक उन्होंने 67,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 0% सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 8 करोड़ 48 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिन्होंने 34 लाख शेयर अभी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 4,24,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिन्होंने 56 लाख शेयर सब्सक्राइब किए हैं। हमारे जो रिटेल वाले हैं, पता नहीं उनको क्या भूत चढ़ जाता है, कोई रिसर्च नहीं करते। 8 करोड़ 48 लाख शेयर जो है वो ऑफर किए थे, जिसमें से 6 करोड़ 64 लाख शेयर वो सब्सक्राइब कर भी चुके हैं, यानी 0.78% तो वो कर भी चुके हैं। और एम्प्लॉइज जो है वो तो बड़े खुश हो रहे हैं। उन्होंने तो 8.5 लाख में, जो उनका 8.5 लाख शेयर थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने ऑलरेडी 30 लाख शेयर के लिए बिड डाल दी है। तो दोस्तों, ये अभी का स्टेटस है ओला इलेक्ट्रिक का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी कंपनीज आपको मार्केट में मिल रही हैं, जो बहुत अच्छे प्राइस टू अर्निंग्स पे मिल रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक की जो बीवाईडी है, एक्सेप्ट टेस्ला, जो बीवाईडी है, जिसका चाइना में मार्केट शेयर 37-38% है, वो भी आज 22 की प्राइस टू अर्निंग्स, यानी कि एक पॉजिटिव अर्निंग्स में ही अपनी इनकम के हिसाब से वो रेवेन्यू कर रहा है, अपना इनकम के हिसाब से उसका मार्केट कैप है। तो हमको
ऑप्शंस हैं, हम और अच्छी जगहों पे निवेश कर सकते हैं, पर मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये आपकी चॉइस होने वाली है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में डालते कि नहीं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये जरूर मेरे को बताना। अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना बिफोर दे मेक अ डिसीजन कि ओला इलेक्ट्रिक में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप मेरी बाकी वीडियोस को जरूर देखना। मैंने जोमैटो के ऊपर किया था, जोमैटो ने बंपर रिजल्ट दिया और मैंने उसमें वीडियो में कहा था कि अगर ये अगले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देगा तो अब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और यही हुआ। कल 12-13% शेयर ऊपर भी चला गया। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। रिलायंस की जो 1 लाख करोड़ की प्रॉफिट थी उसकी भी एनालिसिस की थी, उसको भी जरूर देखिए। और वेबिनार में अभी तक नहीं आए हो, ऑप्शन स्ट्रेटजीज नहीं सीख रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। निःशुल्क वेबिनार बहुत लोग सीख के पैसा बना रहे हैं, तो आप सिर्फ वेबिनार में आइए। निःशुल्क वेबिनार, नो कॉस्ट वेबिनार है, उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ अप्लाई करोगे कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।